Hello student, myself Puneet Pandey, your faculty of Ecology and Environment. Today we are going to study some very important questions regarding your section of Ecology and Environment. I have divided this particular paper in two parts. The first part comprises of those questions which are expected in your UPSC examination, while the second part is mainly designed for the UPPCS examination. So let's start the paper. The question number 1 is consider the following statements about microplastics. माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए. Microplastic are shreds of plastic which are less than 5 mm in length. माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के प्लास्टिक के श्रेड्स या टुकड़े होते हैं. नंबर 2, माइक्रोप्लास्टिक्स आर कॉजिंग पॉल्यूशन इन आर्कटिक स्नो. माइक्रोप्लास्टिक्स आर्कटिक जो आर्कटिक है जगह है वहाँ पर वहाँ की बर्फ में पॉल्यूशन या प्रदूषण कॉज कर रहे हैं. ठीक है, आर्कटिक सेक्शन जो है. माइक्रोप्लास्टिक कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर फ्रॉम इक्वेटर टू आर्कटिक. माइक्रोप्लास्टिक इक्वेटर से आर्कटिक की ओर हवा के द्वारा जो है वो वहित होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं. देखिए अगर आप अर्थ को लें, अर्थ का ये सेक्शन जो है दैट इज नोन एज द इक्वेटर, या हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा. दैट इज द नॉर्थ पोल and that is the south pole. The north polar section of the earth is known as the Arctic section, Arctic or Arctos, a section where polar bears are found, while the south polar region of the earth is known as Antarctos or Antarctic, यानी कि जहां पर पोलर बियर्स नहीं पाए जाते हैं. तो कह रहा है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से हवा के जरिए माइक्रोप्लास्टिक जो है आर्कटिक रीजन्स की तरफ फ्लो होते हैं. ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा सेक्शंस, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो ध्यान दीजिए, पहला जो स्टेटमेंट है 5 मिलीमीटर लंबा से कम लंबाई के होते हैं वो आपका सही है. पॉल्यूशन जो है ये आर्कटिक की ओशन जो स्नो है वहां पर कॉज कर रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट भी सही है. और ये हवा के द्वारा जो है इक्वेटर या विषुवत रेखीय प्रदेशों से माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आर्कटिक की तरफ जा रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा option D, that is 1, 2 and 3 all are correct. Question number 2, consider the following statements about the goal set by India in United Nations Climate Action Summit. United Nations का Climate Action Summit में भारत के द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्यों के बारे में विचार करिए. नंबर 1, India would spend $50 billion in next few years on the जल जीवन मिशन. भारत अगले कुछ वर्षों में, ध्यान देने लायक कीवर्ड है अगले कुछ वर्षों में, स्पेसिफाई नहीं किया भारत ने अगले 2 वर्ष में, 4 वर्ष या 5 वर्ष में, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया है. इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ वर्षों में भारत जल जीवन मिशन पर लगभग $50 बिलियन खर्च करेगा. नंबर 2, इंडिया विल इंक्रीज शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एंड ऑल्सो विल इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू बियॉन्ड 175 गीगावाट्स बाई 2020. भारत अपने नॉन फॉसिल फ्यूल्स के जो सोर्सेज हैं, ऐसे फ्यूल सोर्सेज, ईंधन के स्रोत जो कि जो कि जीवाश्म ईंधन पर स्थापित नहीं है, उनका शेयर या उनकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करेगा. और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो भारत की, उसकी मात्रा 175 गीगावाट्स तक सन 2022 तक करने का भारत का लक्ष्य है. नंबर 3, इंडिया अनाउंस द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. भारत ने डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एक समूह बनाने की घोषणा की है. तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो ध्यान देने लायक बात है स्टेटमेंट 1 जो कि $50 बिलियन का लक्ष्य रखा है जल जीवन मिशन के लिए, ये आपका सही स्टेटमेंट है. नॉन फॉसिल फ्यूल और 175 गीगावाट की एनर्जी जो है 2022 तक स्थापित करने का लक्ष्य, ये आपका ऑप्शन ये भी आपका सही है. और डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका जो कोलिशन या समूह बनाने की घोषणा भारत ने की है, ये आपका ये भी ऑप्शन सही है. तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द 1, 2 एंड 3. नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बार्न ऑयल. बार्न ऑयल के बारे में, दैट इज नोन एज द टेटो अल्बा, इसका जूलॉजिकल नेम है. इसको लिखते हैं BARN, बार्न, लेकिन बोला जाता है बान, BANN, बार्न ऑयल, बॉर्न ऑयल. तो बॉर्न ऑयल जो है ये एक तरह का उल्लू होता है. ठीक है, उल्लू जो पक्षी होता है वही है. तो बॉर्न ऑयल जो है टाइटो अल्बा, इसके बारे में बात करते हैं. बॉर्न ऑयल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लक्षद्वीप
एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स। बानाउल को लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसके द्वारा जो है वहां पर लक्षद्वीप में उपस्थित जो रोडेंट्स की पॉपुलेशन, रोडेंट्स कहते हैं चूहों को, चूहों की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लक्षद्वीप में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। बानाउल विल हेल्प फॉर कोकोनट प्लांटेशन बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट्स। बानाउल जो कोकोनट प्लांटेशन है, जो लक्षद्वीप में बेसिकली वहाँ पर जो कोकोनट के प्लांटेशन किया गया है, जो नारियल का खेती की जाती है, उसको जो है चूहे वो नष्ट कर देते हैं। तो कह रहा है कि बानाउल जो है वो ये इन चूहों को चूंकि मारेगा, तो इस वजह से क्या है कि कोकोनट प्लांटेशन की रक्षा का कार्य करेगा। द थर्ड स्टेटमेंट इज रोडेंटिसाइड्स आर मोर इफेक्टिव देन बानाउल फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट पॉपुलेशन। जो रोडेंटिसाइड है, रोडेंटिसाइड उनको कहते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वैसे ही रोडेंटिसाइड होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और रोडेंटिसाइड बेसिकली जो है चूहों को मारने की दवा को या केमिकल्स को हम रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो रोडेंटिसाइड्स हैं, जो ऐसे केमिकल हैं जो चूहों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो बानाउल से की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली हैं चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका सही जवाब जो है, इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने बानाउल या टाटो अल्बा को इंट्रोड्यूस किया है, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। और जो कोकोनट प्लांटेशन है, रोडेंट्स के जो रोडेंट्स की पॉपुलेशन को ये बानाउल जो है क्या करता है, खाकर नष्ट कर देता है, तो इसी वजह से कोकोनट के प्लांटेशन की रक्षा होती है। ये आपका स्टेटमेंट 2 भी सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, जो कह रहा है कि रोडेंटिसाइड्स आर मोर इफेक्टिव देन बानाउल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, तो ध्यान दीजिए लक्षद्वीप में बहुत सालों से केमिकल्स का प्रयोग करके, रोडेंटिसाइड्स का प्रयोग करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, चूहों की पॉपुलेशन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब से ये बानाउल को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से जो है वहां पर जो पेस्ट की, ये जो बेसिकली रोडेंटिसाइड्स हैं, रोडेंट्स हैं या चूहे हैं, इनकी पॉपुलेशन पे बड़ा ही इफेक्टिव तरीके से इनको कंट्रोल किया गया है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है कि रोडेंटिसाइड ज्यादा इफेक्टिव है, वो गलत स्टेटमेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, दैट इज द ऑप्शन सी। इसका सही सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्रैकर। हरित पटाखे, इनके बारे में या ग्रीन क्रैकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्रीन क्रैकर्स प्रोड्यूस लेस नॉइज एंड डस्ट देन ट्रेडिशनल क्रैकर। हरित पटाखे जो सामान्य पटाखे हैं, ट्रेडिशनल पटाखे, उनकी अपेक्षा कम मात्रा में ध्वनि प्रदूषण और धूल का निर्माण करते हैं। नंबर 2, ग्रीन क्रैकर्स रिलीज वाटर वेपर्स सो दे डू नॉट अलाउ डस्ट पार्टिकल टू राइज। बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है कि पटाखे से जलवाष्प निकल रही है, तो इस बारे में सोचने लायक है। तो हरित पटाखे जो हैं वो जलवाष्प जो है, दगने पर जलवाष्प रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनसे जो डस्ट रिलीज हो रही है, धूल जो रिलीज हो रही है, वो वायुमंडल में ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती और वहीं पर सेटल हो जाती है। तीसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है, दे हैव इको फ्रेंडली केमिकल्स सच एज लिथियम एंड आर्सेनिक विच प्रोड्यूसेस लेस टॉक्सिक फ्यूम। हरित पटाखे जो हैं वो लिथियम और आर्सेनिक जैसे इको फ्रेंडली केमिकल्स जो है फटने पर, लिथियम और आर्सेनिक जैसे इको फ्रेंडली जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं, उनको रिलीज करते हैं, जो कि अन्य तरह के फ्यूम्स की अपेक्षा कम जहरीले होते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट है और बड़े ही कंफ्यूजिंग सवाल है, तो इसके बारे में बात कर लेते। पहला जो इसका स्टेटमेंट है, ग्रीन क्रैकर प्रोड्यूसेस लेस नॉइज एंड डस्ट देन ट्रेडिशनल क्रैकर्स, ये आपका सही है। जाहिर सी बात है, हरित पटाखा नाम ही है, तो इस पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम मात्रा में ध्वनि और प्रदूषण पैदा करते होंगे। दूसरा जो एक स्टेटमेंट है कि ये वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिसके द्वारा ये डस्ट के ऊपर डस्ट पॉल्यूशन पे कंट्रोल करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। हरित पटाखे जो हैं ये विशेष प्रकार के पटाखे होते हैं जिनमें विस्फोट जब होता है तो उस वक्त ये जलवाष्प रिलीज करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं, और वाटर वेपर जो है पटाखे के विस्फोट से होने वाली धूल के जो कण होते हैं उनको ट्रैप कर लेती है, इसलिए जो है हवा में, वायुमंडल में पटाखों से होने वाले धूल और धुआं जो है उसको कम किया जा सकता है। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट है, दैट इज सेइंग कि इसमें लिथियम और आर्सेनिक जैसे, फटने पर ये लिथियम और आर्सेनिक जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो कि इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए अच्छे पदार्थ है। वो एकदम गलत स्टेटमेंट है। लिथियम और आर्सेनिक बहुत ही जहरीली किस्म के
केमिकल्स होते हैं और जाहिर सी बात है ये इको फ्रेंडली नहीं होते, और ग्रीन कहकर या हरित पटाखे से ये केमिकल्स नहीं रिलीज होते हैं। तो जाहिर सी बात है तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आपका सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट क्लॉक। क्लाइमेट क्लॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन नंबर 1, क्लाइमेट क्लॉक is an instrument which records temperature, humidity and precipitation etc. क्लाइमेट क्लॉक एक ऐसा उपकरण या यंत्र है जो कि तापमान, आर्द्रता और वर्षा जल की मात्रा को रिकॉर्ड करता है। स्टेटमेंट नंबर 2, क्लाइमेट क्लॉक वाज अनवील्ड एट मैनहट्टन यूनियन स्क्वायर एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट वीक। क्लाइमेट क्लॉक का उद्घाटन क्लाइमेट वीक के दौरान मैनहट्टन के यूनियन स्क्वायर में किया गया। ऑप्शन नंबर 3, थर्ड स्टेटमेंट इज क्लाइमेट क्लॉक इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्लॉक जो जलवायु पर परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाती है। बड़ा ही ये देखिए, अगर एग्जाम में आ जाता है इस तरह का सवाल तो कंफ्यूजन बहुत खास होता है, खासकर तब जब आपने इसको पढ़ा ना हो। तो पहली बात है कि क्लाइमेट क्लॉक जो है इसको जो है मैनहट्टन के यूनियन स्क्वायर में जो है इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। और ये जो है ये जो एक तरह की घड़ी है जिसमें ऐसा समय दिखा गया जिसमें जिसमें जो काउंटडाउन टाइमर की तरह चल रही है, ठीक है। और इसमें जो समय है लगभग 7 वर्ष और 103 दिन का समय जो है शेष दिखाया जा रहा है। और ये वो समय है कि अगले 7 वर्षों में और लगभग 103 दिन के बाद, 7 वर्ष 103 दिन के पश्चात पृथ्वी ऐसे फेज में पहुंच जाएगी जहां पर इर्रिवर्सिबल क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। मतलब मनुष्य के पास, मानव जाति के पास केवल 7 वर्ष और 103 दिन, और ये पुरानी न्यूज़ है, अब तो दिनों की संख्या और भी कम हो गई है। तो 7 वर्ष से कम के लगभग समय हमारे पास, हमारी मानव जाति के पास बचा है। अगर हमने 7 वर्ष से पहले ही क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रभावी कदम या ठोस कदम नहीं उठाए तो ऐसी स्थिति में अर्थ ऐसे फेज में परिवर्तित पहुंच जाएगा, हमारा धरती का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट ऐसे फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, पहुंच जाएगा कि तब हम जो है चाह कर भी कुछ भी करके अर्थ के टेम्परेचर को या जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको हम रोक नहीं पाएंगे। तो अभी जो पूरा विश्व है उसके पास मात्र 7 वर्षों का समय बचा है, जिसमें क्या है कि वो कुछ ठोस कदम उठा के क्लाइमेटिक चेंजेस को के ऊपर प्रभावी कदम उठा सकता है। तो बेसिकली इसमें देखते हैं कि इसमें 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट क्लॉक मैंने बताया काउंटडाउन टाइमर की तरह है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन या आर्द्रता को ये नापता नहीं है, पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट की बात करें कि मैनहट्टन के जो यूनियन स्क्वायर है वहां पर इसका अनावरण किया गया और ये क्लाइमेट चेंज के लिए जागरूकता उत्पन्न करती है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा वो सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट सवाल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुमात्रन राइनो। सुमात्रा के राइनो कहते हैं राइनोसोरस पूरा नाम होता है, जिसे गैंडा कहते हैं। तो सुमात्रन राइनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, सुमात्रन राइनो इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 5 राइनो स्पीसीज। सुमात्रा में पाया जाने वाला जो राइनोसोरस है या गैंडा है वो सभी प्रकार, गैंडे की 5 जातियां विश्व में पाई जाती है और उन सभी 5 जातियों में सबसे छोटी आकार का गैंडा होता है। नंबर 2, IUCN आइडेंटिफाइज सुमात्रन राइनो एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN ने सुमात्रा के जो राइनो है, सुमात्रन राइनो या सुमात्रा के गैंडे को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में घोषित किया है। अब स्टेटमेंट नंबर 3, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। सुमात्रन राइनो हैव्स 2 हॉर्न्स। सभी गैंडों के एक सींग होता है और स्टेटमेंट कह रहा है कि सुमात्रन राइनो के 2 सींग पाए जाते हैं नाक पर। सुमात्रन राइनो, स्टेटमेंट नंबर 4, सुमात्रन राइनो आर फाउंड मेनली इन सुमात्रा एंड मलेशिया। सुमात्रन राइनो मुख्य रूप से सुमात्रा और मलेशिया में पाया जाता है। तो देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लग रहा है कि यूपीएससी में अगर इसके पूछे जाने की संभावना जो है बन रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, सुमात्रा राइनो जो है वो जितनी भी 5 तरह के गैंडे को स्पीसीज है उसमें सबसे छोटा है, ये बात सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। नंबर 2, IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल रखा है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सुमात्रन राइनो के 2 सींग पाए जाते हैं, बड़ा ही अजीबोगरीब गैंडा है और इसके सही बात है 2 सींग पाए जाते हैं, मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 पर आते हैं और वो कह रहा है कि सुमात्रन राइनो मेनली सुमात्रा और मलेशिया में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
ये बहुत ही टेक्निकल स्टेटमेंट है। अभी नवंबर माह से पहले ही मलेशिया में जो सुमात्रन राइनो, लास्ट सुमात्रन राइनो था, वो उसकी मृत्यु हो गई है और इस तरह से ये जो जीव है मलेशिया से विलुप्त हो गया है। ठीक है, अब वर्तमान में जीव सुमात्रा और बोर्नियो इन सभी द्वीपों पर ही पाया जाता है और इसकी संख्या जो है विश्व में 80 के आसपास बची है। तो बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। और मलेशिया में इसी वर्ष जो है मलेशिया में ये जो जीव है ये विलुप्त हो गया है। इसका मतलब है जो ये कह रहा है स्टेटमेंट की सुमात्रा और मलेशिया में पाया जाता है, इसमें मलेशिया से विलुप्त हो चुका है, तो यहाँ पर ही नहीं पाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 आपका गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नंबर नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस या हरित गैसेस के बारे में, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन एमिशन। भारत जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन या उत्सर्जन के लिए तीसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी देश है। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करने वाले टॉप 3 कंट्रीज में हमारा स्थान तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मीथेन इज मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ही अच्छा ऑप्शन स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है दैट इज अ मीथेन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है मीथेन CH4। इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, गोबर गैस या मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। और ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जो मीथेन होती है वो ज्यादा प्रभावी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। नंबर 4 स्टेटमेंट कह रहा है मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य कारण जो है जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे जीवाश्म ईंधन में आपका आ जाएगा पेट्रोल, डीजल और कोयला, तो ये जो जीवाश्म ईंधन है इनके जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से विश्व में उत्सर्जन हो रहा है। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहले देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना हो रहा है, सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 कि भारत जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है सबसे बड़ा, थर्ड नंबर का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है और कि मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंट या ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है, तो ये बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उतनी प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस नहीं जितनी कि मीथेन। कई सोर्सेस में मीथेन को 40 गुना ज्यादा तक कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस के रूप में माना गया है। तो जाहिर सी बात है मीथेन जो है वो ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है बनस्पत कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारा सही है। और स्टेटमेंट नंबर 4 कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के जल जारण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम सभी जानते हैं हाँ ऐसा होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 भी हमारा सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 और 4 सही है, जबकि 3 हमारा 1, 2, 3 और 4 चारों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर राइट। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टबल बर्निंग ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। स्टबल बर्निंग को कहते हैं पराली जलाना, और हम लोगों ने कई सारे न्यूज़ चैनल में खासकर सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट चलती रहती है कि किसान जो है जो खेतों से जो बेसिकली जो धान का या जो गेहूं के जो पुआल होता है उसको बर्न कर देते हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, और उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिल्ली और NCR क्षेत्रों में प्रदूषण होता है, इसी को स्टबल बर्निंग या पराली जलाना कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 स्टबल बर्निंग कॉजिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया। जो पराली जलाने के कारण भारत में वायु प्रदूषण हो रहा है। नंबर 2 रिसेंटली देयर इज अ डिक्लाइन, कमी आ रही है, रिसेंटली देयर इज अ डिक्लाइन इन इज सीन इन स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। बड़ा ही कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्टबल बर्निंग या पराली जलाने के जो घटनाएं हैं उनमें पिछले कुछ समय से कमी देखी जा रही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्टबल बर्निंग ऑफ क्रॉप्स इज रेगुलेटेड बाय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981।
जो पराली जलाने से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जो एक्ट जो प्रभावशाली है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। पहला स्टेटमेंट आपने अंदाजा लगा ही लिया है कि स्टेटमेंट बर्निंग कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर पराली जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, हम सब ने न्यूज में देख रखा है। दूसरा जो है स्टेटमेंट वो कंफ्यूजिंग है कि पराली जलाने की घटना में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कमी आ रही कि बढ़ रही है। तो ध्यान देने लायक बात है, इन दोनों स्टेट्स में अभी जो है कमी देखी जा रही है। ठीक है, पहले जो है यहाँ पे पराली जलाना ज्यादा इंसिडेंट्स होते थे, और जब से एनजीटी ने इसके बारे में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसके बारे में आदेश पारित किए हैं, लोकल स्तर पर प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई है, और किसानों को ऐसी मशीनें बांटी गई हैं जो कि खेत ही में उनके जो खेत का जो वेस्ट प्रोडक्ट है पराली है उसको उसको डिस्पोज करने में उनकी हेल्प करती हैं। तो ऐसी इन सभी कारणों की वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, बच्चे ये समझ सकते हैं कमी क्यों आ रही है, बढ़ रही होंगी, नहीं बढ़ नहीं रही है। पिछले कुछ सालों में 2018-19 में यहाँ पे कमी देखी गई है। और तीसरा जो आपका जो स्टेटमेंट है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 जो है स्टबल बर्निंग पर को कंट्रोल करता है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो इसके सही स्टेटमेंट है जो इसका बेसिकली ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IBM GRAF। IBM आपको पता होगा कंप्यूटर से संबंधित एक कंपनी है, ठीक है, IBM का, तो उसी से संबंधित ये एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, IBM ने बनाया है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IBM GRAF वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले सिस्टम जिसे IBM GRF ने बनाया या जिसका नाम IBM GRF है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है। स्टेटमेंट नंबर 1, IBM GRF is a high resolution weather forecast model that also rely on user generated data। ध्यान दीजिए, IBM GRF एक अधिक सुग्राह्यता का एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, मौसम की पूर्वानुमान लगाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूजर डाटा, यानी कि अगर मैंने ये ऐप डाउनलोड की है अपने मोबाइल फोन पर, तो मेरे द्वारा जनरेटेड, जो मैं यूजर हूं इस ऐप का, तो यूजर के द्वारा जनरेटेड डाटा का भी ये मौसम की भविष्यवाणी का पूर्वानुमान लगाने में प्रयोग करती है। ठीक है। नंबर 2, इट कैन जनरेट फोरकास्ट एट अ रेजोल्यूशन ऑफ 3 किलोमीटर हायर देन 12 किलोमीटर मॉडल यूज्ड बाय IMD। IMD का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है, जो डिपार्टमेंट है उसको हम IMD कहते हैं। तो भारत का जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन के आधार पर जो है पूर्वानुमान जारी करता है, जबकि IMD GRAF जो है ये उससे ज्यादा बेटर पूर्वानुमान जारी कर रहा है, इसका रिजोल्यूशन जो है वो 3 किलोमीटर का है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, कौन सही है कौन गलत। तो पहला जो है IBM GRF इज अ हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट मॉडल दैट रिलाई ऑन यूजर जनरेटेड डाटा, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ये IBM GRF जो है वेदर फोरकास्टिंग एक सिस्टम है जो कि यूजर के द्वारा जनरेटेड डाटा से भी ओनली नहीं, उसका भी प्रयोग करता है। ध्यान दें, ये यूजर जनरेटेड डाटा यूज करता है। उसके बाद जो जितने भी तरह के बॉयज होते हैं, बॉयज कहते हैं जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, समुद्र में तैरते रहते हैं और समुद्र की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी वगैरह को नापते हैं, उनसे डाटा इकट्ठा करते हैं। अलग अलग जगह पे हवा की दशा और दिशा किस तरह से, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो कई सारे शहर जो होते हैं, सिटीज हैं, वहां पर जो बेसिकली वहां के जो मौसम का की गणना करने वाले जो केंद्र हैं, उनसे डाटा लेते हैं। ये सारा डाटा, और जो यूजर है, यूजर जो इस ऐप को यूज कर रहा है, उसका डाटा भी ये लेते हैं। इतना बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डाटा को ये सारा का सारा IBM लेता है और उसको जो है क्रंच करता है सुपर कंप्यूटर्स में, और सुपर कंप्यूटर में जो मॉडल्स होते हैं, उन जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, उनकी सहायता से ये 3 किलोमीटर रिजोल्यूशन की परिशुद्धता के साथ जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। तो इसके बेसिकली अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजर जनरेटेड डाटा का भी उपयोग करता है और 3 किलोमीटर रिजोल्यूशन की भविष्यवाणी करता है, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाली भविष्यवाणी से ज्यादा सही और सटीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सवाल है
और देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरल रीफ। जो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं क्या है। कोरल रीफ्स आर मैरीन एनिमल्स विच आर सेडेंटरी इन नेचर। कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां समुद्री मैरीन एनिमल्स समुद्री जीव हैं, और जीव में भी समुद्री जंतु हैं, हम कहेंगे जीव नहीं कहेंगे, जंतु। जंतु मतलब एनिमल, जानवर हैं। इनका अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करेंगे। प्लांट्स नहीं है, ये पौधे नहीं होते, ये जंतु हैं या एनिमल्स हैं। तो कोरल्स या प्रवाल भित्ति जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाने वाले जंतु हैं जो कि सिडेंटरी इन नेचर, मतलब ये चल फिर नहीं सकते, एक जगह स्थायी रूप से बने रहते हैं। ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज द GSI is attempting first time coral reef restoration in India and Gulf of Kutch at गुजरात। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI है, वो बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ की खाड़ी है, गुजरात में ही जगह है समुद्र में, वहां पर प्रवाल भित्तियों के रिस्टोरेशन या उनके पुनर्वास के लिए उनको फिर से पैदा करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कोरल्स आर मैरीन एनिमल विच आर सेडेंटरी इन नेचर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोरल जो होते हैं या जिनको हम प्रवाल कहते हैं, ये फाइलम सिलेंट्रेटा के ये मेंबर होते हैं, और बेसिकली ये क्या होते हैं, सेडेंटरी होते हैं। ये एनिमल्स हैं, इनका अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, मतलब ये चल फिर नहीं सकते। ये बात सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहां पर इनके रिस्टोरेशन के लिए प्रयास पहली बार भारत में शुरू किया कर रहा है, वो जगह है गुजरात की कच्छ की खाड़ी। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरओ वाटर प्यूरिफायर। आरओ वाटर प्यूरिफायर या रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर, जो घर जो होते हैं, घरों में बेसिकली पानी शुद्ध करने के लिए आरओ फिल्टर्स लगते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो इन कथनों पे विचार करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, आरओ फिल्टर्स वाटर बाय मींस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ सिस्टम होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की सिद्धांत के द्वारा पानी के शुद्धिकरण का कार्य करता है। दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रोहिबिट्स यूज ऑफ आरओ प्यूरिफायर वेयर टोटल डिजॉल्व सॉलिड और टीडीएस आर बिलो 1000 mg पर लीटर। जो भारतीय हरित प्राधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसने ऐसी जगहों पर जहां पर टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, पानी में घुलित ठोस पदार्थ, इनकी मात्रा 1000 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, ऐसे स्थानों पर आपको आरओ का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आरओ फिल्टर्स आउट कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम लाइक एसेंशियल साल्ट्स आउट ऑफ द वाटर। आरओ जब इसका फिल्ट्रेशन होता है, पानी का ये फिल्ट्रेशन करता है, तो ये जल में से कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होते हैं उनको भी फिल्टर कर देता है। तो पानी जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत गिर जाती है, ये इसका कहने का मतलब है। तो ये बेसिकली 3 स्टेटमेंट आपके पास हैं, तो 3 में देखते हैं कौन कौन से सही है। पहला, आरओ का नाम ही है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो जाहिर सी बात है रिवर्स ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर ये काम करता है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। एनजीटी ने आरओ के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टेटमेंट में आपको जो वैल्यू दी है वो है 1000 mg पर लीटर से कम। अगर 1000 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम टीडीएस की मात्रा है तो ऐसी स्थिति में जो है आप उस स्थान पर आरओ का प्रयोग नहीं करना चाहिए या नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एनजीटी ने जो मात्रा दी है वो है 500 mg पर लीटर, यानी टीडीएस की मात्रा अगर किसी स्थान पर 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो तो ऐसी स्थिति में आरओ फिल्टर का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। इसमें 1000 नहीं 500 mg पर लीटर होगा। और तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज आरओ फिल्टर्स आउट कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम लाइक एसेंशियल सॉल्ट्स आउट ऑफ द वाटर, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ये क्या करता है, आरओ की सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है कि पानी में से जितने भी अशुद्धियां हैं उनको फिल्टर करने के साथ साथ पानी की जो क्वालिटी इंप्रूव करने वाले एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, आयन्स हैं, उनको भी ये क्या करता है, पूरी तरह से साफ कर देता है। तो पानी आपका जो आरओ के द्वारा निकलता है
उसकी क्वालिटी लेस और मोर और लेस कैसे हो जाती है, जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी में भरने के लिए बैटरी वाटर आता है, तो आप समझिए आप वैसा ही पानी लगभग पी रहे हैं। तो ये आरओ की क्वालिटी, यही इसी की सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, तो आरओ से जो निकलने वाला पानी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको टीडीएस आपके आपके पानी में कुछ मात्रा में अच्छे ये जो पदार्थ हैं कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, ये होने ही चाहिए। ठीक है, इस वजह से एनजीटी या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने आरओ के ऊपर कई स्थानों पर रोक लगा दी। ऐसे स्थानों पर जहां पे टीडीएस की मात्रा 500 mg से पर लीटर से अगर अधिक है, तो उन स्थानों पर आरओ का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। प्रश्न है 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया। भारत में जो टाइगर्स का सेंसस या जनगणना हुई थी, उनकी गणना की गई थी टाइगर्स की। टाइगर कहते हैं बाघ को। ठीक है, टाइगर जो है या बाघ की जो गणना भारत में की गई, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ध्यान दें, टाइगर का मतलब चीता नहीं होता है, चीता अलग जीव है और टाइगर अलग जीव होता है। तो टाइगर या बाघ की गणना के बारे में आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन 2018 में इंडिया सेट्स अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। सन 2018 में भारत ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे के द्वारा टाइगरों की गणना करने का गिनीज एक रिकॉर्ड बनाया, विच इज जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थापित है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि कैमरा ट्रैप सेंसस यूजेस स्ट्राइप पैटर्न एंड द पग मार्क्स ऑफ टाइगर्स टू काउंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। कैमरा ट्रैप सर्वे जो होता है वो बेसिकली जो जो हमारे बाघ होते हैं, बाघ के जो शरीर पर धारियां बनी होती हैं, उन धारियों के पैटर्न, ये पैटर्न जो धारियां हर बाघ के शरीर पे जो धारियां होती हैं, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट्स इस देश में मौजूद या विश्व में मौजूद किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता, ये यूनिक है। ठीक है, इसी वजह से तो क्या है, आधार कार्ड जो है आपका थंब इम्प्रेशन से आपको बेसिकली पहचान लेता है। तो जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो मेरे लिए यूनिक है। इसी तरह जो टाइगर्स होते हैं, जो बाघ होते हैं, बाघ के शरीर पर जो पैटर्न्स होते हैं, जो स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं, धारियां पड़ी होती हैं, वो उसके लिए यूनिक होते हैं। तो कैमरा ट्रैप सर्वे से बेसिकली हम करते क्या, जगह जगह जो है जंगल में कैमरा लगा देते हैं, ऐसी जगहों पर जहां से बाघ के गुजरने के रास्ते होते हैं। और ये कैमरा ट्रैप जो होता है बेसिकली, ये जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उस वक्त ये कैमरा ट्रैप जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये कैमरा ऑन हो जाते हैं और फोटो क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमने बाघों की लाखों की संख्या में फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया और उसके बाद उनकी एनालिसिस करके हमने पता लगाया कि बाघों की संख्या भारत में कितनी है, वर्तमान में बढ़ रही है कि घट रही है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कैमरा ट्रैप सर्वे जो होता है बाघों की स्ट्राइप पैटर्न या शरीर की धारियों के आधार पर गणना करता है। ये बात सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसी में अगर आप देखें, स्ट्राइप पैटर्न एंड पग मार्क्स, तो पग मार्क वो होता है कि जो आपका जो शेर है, जो बाघ है या शेर का जो भी जीव है, उसके पैरों के निशानों की गणना। तो ध्यान दिए, कैमरा ट्रैप सर्वे में पैरों के निशान की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 आधा सत्य है, अर्ध सत्य है। स्ट्राइप पैटर्न तो देखा जाता है लेकिन पग मार्क इसमें नहीं काउंट किया जाता, पैरों के निशानों की गणना नहीं की जाती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये सबसे बड़ा सर्वे के तौर पे इसको दर्ज कर दिया गया है, कैमरा ट्रैप सर्वे के तौर पे। स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोबाइल ऐप कुरमा। कुरमा में अगर आप देखेंगे तो सारे लेटर्स कैपिटल में है, KURMA, कुरमा। कुरमा इज डेवलप्ड बाय इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। कुरमा का निर्माण इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क या ITCAN द्वारा किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, कुरमा ऐप इज मेनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेंसस ऑफ टर्टल। कुरमा ऐप के द्वारा जो कछुए हैं, कछुओं की जनसंख्या की गणना की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3, दिस ऐप प्रोवाइड्स यूजर अ डाटाबेस टू आइडेंटिफाई टर्टल स्पीसीज। यह ऐप जो है, इसके द्वारा जो प्रयोग करता है उसको टर्टल्स, क्या जो कछुए हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियों से संबंधित एक डाटाबेस प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे शायद यह अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है,
कि जो कुरमा ऐप बनाने के पीछे क्या सिद्धांत था। तो बेसिकली क्या है कि जो भारत में कई सारे प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, कई सारी जातियां हैं। इसमें से कई सारे कछुए ऐसी जातियों से बिलोंग करते हैं जो कि इंडेंजर्ड नहीं है, जिनके जीवन पे कोई खतरा नहीं है, उनकी संख्या समुचित है। और कई सारी कछुओं की जातियां ऐसी हैं कि जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अब समस्या ये है कि कछुए दिखने में एक जैसे होते हैं, लगभग लगभग, जब तक आप एक्सपर्ट ना हो तो आप कछुए को देख कर नहीं बता सकते कि ये कछुआ किस प्रजाति से है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईटी कैन ने ये ऐप बनाई है। इस ऐप की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर हैं, ठीक है, और एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ या जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान है या एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने कोई कंसाइनमेंट पकड़ा जिसमें कछुए हैं। अब कछुए को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का है कि सामान्य स्पीसीज का है। इस ऐप की सहायता से अगर हम फोटो क्लिक करके अगर हम एक्सपर्ट्स के पास भेज दें ऐप की सहायता से, तो एक्सपर्ट जो है वो तुरंत बता सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज से संबंधित कछुआ है और इसके पुनर्वास के लिए या इसकी जान बचाने के लिए क्या क्या संबंधित ठोस कदम आपको तुरंत उठाने चाहिए, ठीक है। तो इससे कछुओं के इसके पुनर्वास नहीं शब्द है, संरक्षण या कंजर्वेशन में सहायता मिलती है। ये इस ऐप की सहायता से हम कछुओं की गणना नहीं करते हैं। तो ये ऐप बेसिकली किस लिए बनाई गई, कछुओं की पहचान करने के लिए और उनको उनके संरक्षण के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये जो ऐप है अगर आप डाउनलोड करते तो आपको जो है बहुत सारा डाटाबेस मिल जाता है, अलग अलग तरह की जातियों के कछुओं की पहचान का तरीका, उनको कैसे पहचाना जाए, उनको, ठीक है, और उनके बारे में जो मूलभूत जानकारियां हैं, मुख्य जानकारियां, वो सारी आपको ऐप में मिल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन जो है तीसरा भी आपका सही हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, आईटी कैन के द्वारा डेवलप है। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है वो जनगणना के लिए ऐप है, नहीं, जनगणना के लिए कंजर्वेशन के लिए ऐप बनाई गई है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है आइडेंटिफाई टर्टल स्पीसीज के लिए जो डाटाबेस यूजर को मिलता है, डाउनलोडर को मिलता है, वो बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकस्ट अटैक इन इंडिया। जो अभी अभी टिड्डी दल ने भारत पर हमला किया था, ठीक है, पाकिस्तान के रास्ते ये दल भारत में पहुंचा था और कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको पाकिस्तान का अटैक भी बताया था भारत की तरफ, कि पाकिस्तानी लोगों की तरफ से टिड्डियां आ गई हैं। तो उसके बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे बड़ा अच्छा है कि न्यूज़ चैनल पे हमें कई सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती और उनके बारे में ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बनकर आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, रिसेंटली लोकस्ट स्वार्म विच अटैक्ड इंडियन क्रॉप्स ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका। ये कह रहा है कि जो टिड्डी दल भारत में आया था, जिसने भारत में फसलों के ऊपर आक्रमण किया था, वो मुख्यतः अफ्रीका से आया था, ठीक है, पाकिस्तान से नहीं, अफ्रीका से वो ओरिजिनेट हुआ, तो वहां से चला था। और अफ्रीका, आप सोच सकते हैं अफ्रीका भारत से कितना ज्यादा दूर है। सोचिए टिड्डी अफ्रीका से बेसिकली अगर अरब सऊदी अरब या जो अरब पेनिसुला है वहां पहुंची, वहां से होते हुए फिर ईरान, ईरान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि इतनी दूर से टिड्डियां भारत में आई थी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, लोकस्ट अटैक आर नाउ फ्रीक्वेंट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो टिड्डी का जो अब अटैक्स हैं, पहले पुराने जमाने में 10-15 साल, 8 साल के बाद ही अटैक होते थे, एक साइकिल चलता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली जो टिड्डियों का जो हमला हो रहा है वो अपेक्षाकृत जल्दी जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और ये मुख्यतः क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल ओवर डिजर्ट आर कॉजिंग फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ लोकस्ट स्वार्म इन डिजर्ट एरिया। जो डिजर्ट एरिया हैं, जो कि आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहां पर उपस्थित अधिक तापमान, ठीक है, तापमान तो पहले भी अधिक होता था, लेकिन अब वहां पर एक नई चीज आ रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो डिजर्ट एरिया वहां पे बारिश ज्यादा हो रही है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से जो है टिड्डियों का निर्माण ज्यादा हो रहा है। इस वजह से जो बार बार जो इनकी फ्रीक्वेंसी है हम लोग की वो बढ़ती जा रही है। तो इस पे बात करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो टिड्डियों का जो टिड्डियां भारत में आती हैं, जब भी आती हैं, ये बेसिकली इनका जन्म जो है अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया जैसे क्षेत्रों में होता है, जहाँ डिजर्ट एरिया वहां पे ये बनती है, सहारा मरुस्थल का उत्तरी क्षेत्र, मिस्र वाला एरिया। और ये बेसिकली क्या क्या होता है, जब बारिश ज्यादा होती है इन डिजर्ट एरिया में, तो वहां पर जो घास वगैरह निकलती है उससे जो है अचानक ही ये जो टिड्डियां हैं उनको खाने को बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन मिलता है। अब ये भोजन खाती है, प्रजनन करती है, अपनी संख्या बढ़ा लेती है, और ये दल जो है बड़ा हो जाता है।
फिर जब उस एरिया का पूरा सामान खत्म हो जाता है, सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो ये दल उड़ने लगते हैं और फिर ये उड़कर ये सऊदी अरब का जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां से होते हुए बेसिकली पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है, ये अरब से आते हैं, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, ये क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण पहले बारिश वगैरह सूखा रहता था मरुस्थल, और अब जो है मरुस्थल में बारिश ज़्यादा हो रही है, इस वजह से टिड्डियों के दल का निर्माण हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और तीसरा जो स्टेटमेंट मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल ओवर डिजर्ट आर कॉजिंग फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ लोकस्ट स्वार्म, दैट इज द आल्सो राइट। तो तीनों आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। कंफ्यूजन हो सकता है, जिन बच्चों ने केवल पाकिस्तान सुना होगा तो स्टेटमेंट 1 को वो गलत कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो जाता है। तो 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही अच्छा सवाल ये भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैक कार्बन पोल्यूशन। ब्लैक कार्बन पोल्यूशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन है। नंबर 1, ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन रोज 400 टाइम इन समर इन गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन की मात्रा गर्मियों के दौरान लगभग 400 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, ब्लैक कार्बन इज फाउंड मेनली ड्यू टू स्टबल बर्निंग एंड फॉरेस्ट फायर। ब्लैक कार्बन का निर्माण मुख्यतः पराली जलाने से, वही जो हम लोग बात कर चुके हैं, खेतों में जो पराली होती है उसको जलाने से, या फिर जो वनों में जो आग लग रही है उसकी वजह से ब्लैक कार्बन का निर्माण होता है। स्टेटमेंट नंबर 3, ब्लैक कार्बन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर क्लाइमेट चेंज आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और पता नहीं ये सही है कि नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट में कि ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा मुख्य प्रदूषक तत्व है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन। भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है ब्लैक कार्बन उत्सर्जक देश है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो मैं बात एक ही बारे में बता देता हूं कि गंगोत्री ग्लेशियर में 400 गुना ज्यादा जो है गर्मियों के दौरान ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ गई, ये सही स्टेटमेंट है। और ये मुख्यतः ब्लैक कार्बन का निर्माण पराली जलाने और क्या नाम है जंगलों की आग से होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ब्लैक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा मुख्य प्रदूषक तत्व है, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए, वायु प्रदूषण के लिए नहीं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो होता है, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए जो दूसरा प्रमुख कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है, या ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से कहें, उसका नाम ब्लैक कार्बन है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एल्बिडो को कम कर देता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि ये गर्मी को अवशोषित करता है। ये बेसिकली अगर बर्फ के ऊपर ब्लैक कार्बन की परत बिछी हुई है तो ये धूप से आने वाली गर्मी को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अवशोषित करेगा। बर्फ की ऊपरी परत क्या होगी, गर्म हो जाएगी और बर्फ पिघलने लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा, इसका जो प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज्यादा परिलक्षित होता है। तो चौथा इसका स्टेटमेंट है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन, ये भी सही है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक कार्बन एमिटर या ब्लैक कार्बन उत्सर्जक देश है। उसका कारण है कि भारत में जो बेसिकली जो आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ये नॉर्दर्न गैंजेटिक प्लेन है, जो उत्तरी गंगा का मैदान है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सारे के सारे जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स के, यहाँ के किसान जो है बहुत अधिक मात्रा में पराली जलाते हैं, और इस वजह से जो है भारत जो है दूसरा प्रमुख ब्लैक कार्बन उत्सर्जक देश है। इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3, 4, चारों के चारों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जो दूसरा हमारा पार्ट है, और ये पार्ट बेसिकली यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो उसको देखते हैं। और पहला इसका जो क्वेश्चन नंबर हम लेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्रों में आपका एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम NOx लिखा हुआ है, NOx। एक्स का मतलब यह है कि नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड भी हो सकता है या ट्राई ऑक्साइड, दोनों गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, NOx। और चौथा ऑप्शन है SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड। द राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड।
अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों में तो ऑटोमोबाइल प्रदूषण के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस बनती है, जिसकी वजह से शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, गर्मी बढ़ा रही है। लेकिन अगर एक छोटे शहर की बात करें तो वहां पे जो मुख्य जहरीली गैस है वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो दैट इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी पार्टिकुलेट मैटर या कणकीय पदार्थ, एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान दें, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड में से कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें से कोई भी हो सकती है। ये पानी के साथ मिल जाती है और H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड गैसेस कहाँ से निकलती हैं? जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह में कोयला जल रहा है तो यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड वाली गैस निकलती है। ठीक है, और जब ये गैस कहाँ पहुंचती है? ऊपर हवा में पहुंचती, तो हवा में पानी, बादल हैं, बादलों में क्या है? पानी है, और पानी के साथ ये गैस जो है ये जुड़ जाती है और किस रूप में नीचे बरसने लगता है ये पानी? इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही तेज तेजाब होता है, तो जाहिर सी बात है जब ये सल्फ्यूरिक एसिड पौधों पे गिरता है, अब ये नहीं कि पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड ही गिर रहा है, जो पानी में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान, पीएच वैल्यू 5 से कम हो, ऐसी वर्षा जिसका पीएच वैल्यू 5 से कम हो, उसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, जब ये अम्ल वाला जो पानी जो है, एसिड वाला पानी पौधों पर, खेतों पर गिरता है तो खेत या पौधे जल जाते हैं। जब बिल्डिंग्स पर गिरता है तो बिल्डिंग में कोरोजन या संक्षारण हो जाता है, बाहर का प्लास्टर वगैरह खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब किस्म का चीज है, दैट इज द एसिड रेन, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा क्षतिकारक चीज है। इसको कैसे रख सकते हैं कि अगर हम जीवाश्म ईंधन की बर्निंग, बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड कहाँ निकलते हैं? कोयला जलाने से निकलते हैं। तो कोयला जलाने वाले जैसे कि थर्मल वाले प्लांट्स हैं या फैक्ट्रीज, अगर उनको हम बंद कर दें या उनको कोई ग्रीनर फ्यूल पे हम अगर लेके चले जाएं तो ऐसी स्थिति में जो है ये एसिड रेन या अम्ल वर्षा होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओडीएस और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस उन पदार्थों को कहते हैं जिनके कारण ओजोन परत जो है वो नष्ट हो जाती है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है आपके कौन कौन से हैं। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सभी को पता होगा, CFC। दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। तीसरा है फ्रियॉन्स, और चौथा है ऑप्शन ऑल। तो ध्यान दें, इसमें जो ऑप्शन है दैट इज द ऑल, यानी कि ये तीनों के तीनों सब्सटेंस जो हैं, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, चाहे फ्रियॉन है, इन सभी के कारण जो ओजोन परत का क्षय होता है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर जो ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पोटेंट या ताकतवर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन बाकी के दोनों भी ओजोन को संचरण करते हैं, मतलब उसको नष्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ मिनामाटा डिजीज इन जापान? जापान में एक खाड़ी है, जैसे हमारे देश में है बंगाल की खाड़ी, वैसे जापान में एक खाड़ी है जिसका नाम है बे ऑफ मिनामाटा या मिनामाटा की खाड़ी। उसमें जो है विशेष प्रकार की मछलियां थी, उन मछलियों को जब जापानियों ने खाया तो उन्हें एक रोग हो गया था, और उस रोग का नाम था मिनामाटा का रोग। तो वो किस वजह से था? मछलियों के अंदर इनमें से कौन सा तत्व ज्यादा मात्रा में थे जिसकी वजह से जापानीज को ये रोग हुआ था? ठीक है, तो ये क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है मरकरी या पारा। जापान में जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री से ऐसा प्रदूषित पानी निकलता था जिसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा थी। ठीक है, तो देखते हैं, तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो जल निकल रहा है, जल में किसकी मात्रा ज्यादा है? मरकरी की। और जब ये जल कहां पहुंचा? समुद्र में पहुंचा, तो समुद्र के पानी में भी मरकरी की मात्रा ज्यादा हो गई। और ये मरकरी कहां पहुंच गया? मरकरी पहुंच गया मछलियों में। आपको पता होगा जापानीज जो हैं वो मछलियां बहुत खाते हैं, और जाहिर सी बात है जब ये मरकरी से
प्रदूषित मछलियां जापानियों ने खाई, तो मरकरी या पारा एक ऐसी मेटल है जो कि आपके नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क को खराब कर देती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मरकरी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस मेटल है, तो ये जो है जैसे ही ये मछलियों वाला जो मरकरी से प्रदूषित या संदूषित मछलियों का जब उन्होंने को खाया, तो ऐसी स्थिति में उनके नर्वस सिस्टम में इरिवर्सिबल चेंजेस आ गए, मतलब ये दवा से फिर ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस रोग का नाम था मिनामिनाटा रोग। इसमें होंठ का सुन्न हो जाना, जबान का अगला हिस्सा सुन्न हो जाना, सुनाई ना देना, लकवाग्रस्त हो जाना, ये सारे लक्षण इसमें दिखाई पड़े। ठीक है, तो मिनामाटा का रोग याद करिए किससे होता है, मरकरी या पारे से होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑन अर्थ। निम्नलिखित में से जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, और लेकिन आपको सबको पता होगा। तो निम्नलिखित में तीन ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन है, 4 में से देखते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर प्रदूषण कौन करता है। नंबर ए जो है ऑप्शन, नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारण। बी, ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। सी, कैटल्स या मवेशियों की वजह से। और डी है नन, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारणों से। तो ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी पर जो प्रदूषण है उसका जो मुख्य कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो है खुद नेचर है। नेचर के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो बेसिकली आपका कैसे हो रहा है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाना। ठीक है, जंगलों में आग लग गई और आग लगने की वजह से ढेर सारा धुआं और गंदगी निकलेगी, मतलब जहरीली गैसेस निकलेंगी। या फिर वॉल्केनो का इरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट। भारत देश एक साल में, 2 साल या 10 साल में जितना ज्यादा प्रदूषण पैदा करता है, एक बड़ा ज्वालामुखी अगर फट जाए तो 10 साल का प्रदूषण एक तरफ और ज्वालामुखी से हुआ प्रदूषण एक तरफ, धूल भरी आंधियां। ठीक है, तो ये सारे जो कॉजेज हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल जो पोल्यूशन होता है वो जो है मुख्य कॉज है। जो टोटल अर्थ पे होने वाले प्रदूषण का 99.9% जो प्रदूषण होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, और मानव के द्वारा जो है वो बेसिकली 0.01% जो है टोटल पोल्यूशन होता है। अब आप सोचिए कि हम लोगों का जो प्रदूषण में कितना कम कंट्रीब्यूशन है, फिर भी हमने एक बेसिकली गैस जो है हमने गलती से कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हम रिलीज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल और कोयला हम जला रहे हैं, जिस वजह से पिछले जब से इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति हुई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, तब से जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा मात्रा में बर्न किया गया और अचानक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ गई है। ये गैस जो है कंपैरेटिवली नुकसानदायक उतनी नहीं लगती, लेकिन जरा सी भी इसकी मात्रा बढ़ने से दिक्कत यह आ रही कि अर्थ का टेम्परेचर अब तक 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उससे बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, जिसका अभी भी कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने बात की थी कि जैसे टिड्डी दल का पैदा होना, अधिक मात्रा में सूखा पड़ जाना या अधिक मात्रा में बारिश हो जाना, और बहुत सारे चेंजेस हैं। तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से सारा हो रहा है, और बेसिकली क्या है, तो वो एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पैदा हुई। लेकिन ध्यान दें, प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वो पृथ्वी पे कौन है, दैट इज द नेचर, मदर नेचर की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। 21 नंबर, यूट्रोफिकेशन डिस्ट्रॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी चीज नष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए, पैडी फील्ड, धान के खेत। ऑप्शन बी, वाटर बॉडीज, मतलब जलीय जो जैसे कि तालाब वगैरह है। ऑप्शन सी, एयर मास, हवा खराब हो जाती है। ऑप्शन डी, फॉरेस्ट या आपके जंगल खराब हो जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन को हम कहते हैं सुपोषण। चलिए देखते हैं, यूट्रोफिकेशन हिंदी में शब्द होता है सुपोषण, एक शब्द होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और सुपोषण का मतलब है जितना भी आपको अच्छा खाना चाहिए, जैसा भी आपके शरीर के ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो सुपोषण बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, पानी का तालाब वगैरह है, उसमें क्या है कि किसान जो खेतों में फर्टिलाइजर डालता है, ठीक है, फर्टिलाइजर या उर्वरक डालता है, और फर्टिलाइजर जब बारिश होती है तो फर्टिलाइजर बारिश के जरिए बह के कहां पहुंच जाते हैं, खेत के
तालाब के अंदर। तालाब में जब फर्टिलाइजर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है वाटर का न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, जो जल है जल के अंदर ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व आ जाते हैं। इन पोषक तत्वों के कारण जो जल की सरफेस पर जहरीले शैवाल पैदा हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, हरित नीले शैवाल पैदा हो जाते हैं। और ये क्यों पैदा हुए, पहले क्यों नहीं पैदा हो रहे थे? क्योंकि पहले जल के अंदर जो है पोषक पदार्थों की मात्रा कम थी, और अब जो है पोषक पदार्थ जो है रन ऑफ वाटर के साथ बहकर यहाँ पे पहुंच गए, इसलिए नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गा जो है इस पर्टिकुलर लेक में पैदा हो गए या पॉन्ड में पैदा हो गए। ये क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश वगैरह जो है अंदर पहुंचने से रोक देंगे, जहरीले केमिकल्स पैदा करेंगे, और जब सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं पहुंचेगा और जहर पैदा हो जाएगा, पानी में जहरीले केमिकल पैदा होंगे, तो इन दोनों कारणों की वजह से क्या होगा, जो जलीय जीव है सबकी मृत्यु हो जाएगी और पानी जो है गंदा और मटमैला हो जाएगा। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है कि यूट्रोफिकेशन के कारण किसका कौन सी चीज नष्ट होगी। तो ना वो धान का खेत है, ना हवा है, ना वन है, वो कौन सी चीज है, वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज जो है वो बेसिकली इसके कारण नष्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ऑप्शन बी ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑप्शन सी साउंड पोल्यूशन, ऑप्शन डी वाटर पोल्यूशन। तो इनमें से किससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है? तो ना ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन ए गलत है। ना ये साउंड पॉल्यूशन से संबंधित है, ऑप्शन सी भी गलत है। ना ये वाटर पॉल्यूशन से संबंधित है, इसका मतलब ऑप्शन बी यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन लेयर के क्षरण से संबंधित ये प्रोटोकॉल थी, जिसको किया गया था। विदेशों के कई सारे देश इसमें जुड़े थे और उन्होंने ओडीएस या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर रोक लगाने की बात की थी। ठीक है, इसके कारण ओजोन परत का संरक्षण या कंजर्वेशन हो पाया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, आपके एग्जाम में बार बार ये पूछी जाती रही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट एरिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? निम्नलिखित में 4-5 नाम आपको दे रखे हैं और इनमें से एरिया या क्षेत्र, किसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो 4-5 नाम है, जैसे कि पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, पहला है ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दूसरा है नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, और जो चौथा ऑप्शन है दैट इज द डी, वो कह रहा है हर्बेरियम। इनमें से सबसे बड़ा किसका क्षेत्र होता है या साइज किसका बड़ा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व। इनका आकार और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। सबसे छोटा इसमें आपका होगा हर्बेरियम, उसका आकार सबसे छोटा है। उससे बड़ा आपका होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद आता है नंबर नेशनल पार्क, साइज में ज्यादा बड़ा, और सबसे बड़ा साइज आपका है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, इन इंडिया वेयर डज कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट? बहुत अच्छा सवाल है भारत में, और कंफ्यूजिंग सवाल भी है। भारत में कहां पर कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो देखते हैं, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी, और ऑप्शन डी आल। तो ध्यान दें, हम कई बच्चों को पता होगा लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप जो है बेसिकली प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, जितने भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इन सभी जगहों पे प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है ज्यादा उनको यहां कंफ्यूजन हो सकता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो हो सकता है ऑल टिक लगा दें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल, सभी। 25वां, बायोमैग्निफिकेशन फिनोमिना अकर मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बेसिकली निम्नलिखित में से किसके द्वारा बायोमैग्निफिकेशन या जैव संवर्धन का फिनोमिना या जो घटना होती वो होती? पहले तो समझते हैं जैव संवर्धन होता क्या है, तो चलिए सीख लेते हैं जैव संवर्धन क्या होता है। ऑप्शन में पहले पढ़ दे रहा हूं, फिर इसको हम डिस्कस कर देने। जैव संवर्धन किसमें होगा? पहले ऑप्शन है ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैव अपघटनीय पदार्थ। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैव अनअपघटनीय पदार्थ जिनका अपघटन जो नष्ट ना हो, जैसे प्लास्टिक। बोथ नन, सी है बोथ और डी है नन। तो देखते हैं कौन कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या चीज है? तो बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल
जैव अनअपघटनीय पदार्थ जैसे कि डीडीटी, डीडीटी का छिड़काव पहले भारत में किया जाता था, अब इस पर रोक लगा दी गई थी। डीडीटी क्या होता था? प्लास्टिक की तरह का ये इंसेक्टिसाइड था। जैसे प्लास्टिक जमीन में पड़ी रहती, लाखों साल तक, हजारों साल तक पड़ी रहेगी, खराब नहीं होती, वैसे डीडीटी भी है, जहर था, इंसेक्टिसाइड था, इसको फसलों पे डाला जाता था और फसल इसको एब्जॉर्ब करती थी, एब्जॉर्ब हो जाते थे, बाकी ये कहाँ पड़ा रहता था? मिट्टी में। और मिट्टी के जरिए कहाँ पहुंचता था? घास वगैरह में। इसको कौन खा लेता है? जैसे कि कैटल, गाय वगैरह खाता है। तो ये चूंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नष्ट नहीं होता, तो घास से किसके शरीर में पहुंच गया? कैटल या गाय भैंस के शरीर में पहुंच गया। और उसके शरीर में ये डेली घास खा रही है, ऐसी जहरीली घास खा रही है, तो इसके शरीर में इसकी मात्रा क्या है? बढ़ जाएगी। और फिर इसका दूध कौन पी रहा है? इसका दूध पी रहा है मैन, ह्यूमन पी रहा है। तो ह्यूमन के शरीर में भी क्या है? डेली इसका साल भर तक दूध पिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा किसके शरीर में आ जाएगी? ह्यूमन के। तो जाहिर सी बात है, घास में डीडीटी की मात्रा कम है, उससे ज्यादा मात्रा किसके अंदर है? कैटल के अंदर। और उससे ज्यादा मात्रा किसके अंदर है? ह्यूमन या मनुष्य के अंदर है। यहां पर मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी डीडीटी की मात्रा हर स्टेप पे बढ़ती चली जा रही है। इस घटना को हम जैव संवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बायो मैग्निफिकेशन जैव अनअपघटनीय पदार्थ या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल है डीडीटी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी। इसका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज हिमालयन एबेक्स? हिमालयन आइबेक्स क्या है? जिसने इसको पढ़ा होगा, कभी जानता होगा, तो वो इसके बारे में अंदाजा लगा लेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें ऑप्शन ये छोड़ना पड़ सकता है। तो अभी भी ये न्यूज में था। हिमालयन एबेक्स ये क्या है? ऑप्शन ए प्लांट, पौधा है, बी मेडिसिन, कोई दवा है, मतलब हिमालय में पाई जाने वाली कोई जड़ी बूटी है, ऑप्शन सी कोई एनिमल है, ऑप्शन डी नन, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये जान दीजिए, अब ये वर्तमान में ये न्यूज में चीज थी। और हिमालयन एबेक्स जो है ये एक एनिमल है, ये बेसिकली बकरी से मिलता जुलता जीव है, और ये पहाड़ी बकरी भी इसको आप कह सकते हैं। और जो इस न्यूज में ये इसलिए था कि ये बेसिकली भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाज में ये पाया जाता है, और ये ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों पे या पहाड़ों पे रहने वाली बकरी जैसा जीव है। जो भारत में का हिमालयन एबेक्स है, ये इसको अभी भी वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि एक नई तरह की, अलग तरह की जाति, जो कि विश्व में पाए जाने वाले अन्य हिमालयन एबेक्स जैसे कि मंगोलिया, चाइना में पाए जाने वाले जो हिमालयन एबेक्स है उनसे अलग है। तो ये न्यूज में रहा है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये एक एनिमल है, बकरी और मेढ़ा या बकरी से, पहाड़ी बकरी से मिलता जुलता जीव है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट 27 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्टेज एमिशन बीएस। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स आर लीगल लिमिट्स फॉर द एमिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो लिखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत स्टेज एमिशन है या बीएस एमिशन है, वो निम्नलिखित में से जो व्हीकल होता है, जो आपका क्या नाम है, कोई वाहन है, वाहन से निम्नलिखित में से कौन सी चीज ऐसी प्रदूषित हो रही है, किस चीज के उत्सर्जन पर रोक लगाने या नियंत्रित करने के से संबंधित मानक है। तो बीएस मानक जो है, किसी व्हीकल से कौन सी चीज ऐसी है जिसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित लीगल मानक है, मतलब जो लीगल कदम के द्वारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है पार्टिकुलेट मैटर ओनली। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, जहरीली गैस, मैंने बताया था, वाहनों से उत्पन्न होती है। और दूसरा कणकीय पदार्थ, धूल जैसे पदार्थ जो होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, उनको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो इनमें से कौन किस चीज के ऊपर नियंत्रण बीएस मानकों के द्वारा लगाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, जो बीएस मानक है वो इन दोनों के ऊपर जो है नियंत्रित करता है, यानी किसी वाहन से उत्सर्जित होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और उससे उत्सर्जित होने वाले धुएं की मात्रा, दोनों को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो है फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑल व्हीकल सोल्ड इन इंडिया मस्ट कंप्लाई विद द एमिशन नॉर्म्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 अप्रैल 2020 से भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रकार के जो वाहन हैं उनको किन मानकों के अनुरूप होना चाहिए? कौन से मानक होने चाहिए, यानी पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स मानक कौन से होने चाहिए? तो ऑप्शन ए BS4, ऑप्शन बी BS5, ऑप्शन सी BS6, ऑप्शन डी BS7। तो इससे पहले जो भारत में मानक थे वो थे BS4। ठीक है, इससे ठीक पहले जो मानक था वो भारत में BS4 था, और आप में से कई लोगों के पास BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ियां होंगी।
तो ये कंफ्यूजिंग सवाल है। भारत जो है पहले BS4 मानक पे अभी तक चल रहा था और अचानक 1 अप्रैल 2020 को हमने, भारत सरकार ने ये पहले से कह रखा था और हम ट्रांजिट कर गए, हम BS5 में ना प्रवेश करके सीधे BS6 स्टेज में चले गए। तो भारत ऐसा देश है जो BS4 से सीधे जंप कर गया BS6 में। ठीक है, तो वर्तमान में जितने भी गाड़ियां भारत में बेची जा रही हैं वो BS6 स्टैंडर्ड के तहत बेची जा रही हैं। ठीक है, भारत में BS5 कभी आया ही नहीं। 29 सिड्रोसिस डिजीज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डस्ट। सिड्रोसिस नाम का रोग निम्नलिखित में से किसकी धूल के कारण होता है? तो देखते हैं कौन कौन सी धूलें हैं। ऑप्शन ए कोल डस्ट, कोयले की धूल। ऑप्शन बी आयरन डस्ट, आयरन की धूल। ऑप्शन सी कॉटन डस्ट, कॉटन की धूल, कॉटन मतलब कपास की धूल। और ऑप्शन डी एस्बेस्टॉस की डस्ट, एस्बेस्टॉस की डस्ट या एस्बेस्टॉस की धूल। तो इनमें से देखते हैं किसकी वजह से होता है। कोल डस्ट से होने वाले रोग का नाम होता है एंथ्राकोसिस। ठीक है, कॉटन डस्ट से जो रोग होता है उसका नाम होता है बिस्नोसिस, और एस्बेस्टॉस से जो रोग होता है उसका नाम होता है एस्बेस्टोसिस। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आयरन डस्ट। लोहे की धूल से जो रोग होता है उसका नाम होता है सिड्रोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज एस्फिक्सिएशन। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण व्यक्ति का दम घुट जाता है या सांस रुक जाती है? तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है ऑल। तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये गैस जब कोई व्यक्ति इस गैस में सांस लेता है तो ये टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस गैस है। मतलब ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। और इसको अगर आप इसको सांस के जरिए लेते हैं तो ये बेसिकली क्या करती है, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये गैस क्या करती है, धीमा कर देती है या घटा देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो निद्रा जैसी अवस्था में जाता है, फिर बेहोश होता है। और अधिक मात्रा में अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि किसी व्यक्ति का दम घोट सकती है। सही है, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये रहे आपके 2 सेक्शन और टोटल जो है आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जितने भी सवाल थे वो हमने बात कर लिए। अब आज के लिए हम लोग यहाँ इस जो सेशन है इसको यहीं पे हम लोग एंड अप करेंगे और अगली क्लास में आप लोग के सामने साथ मिलते हैं और फिर कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।